अस्सलाम वालेकुम जी, आपको सुबह बखैर। और हफ्ते का पहला दिन है, आप सारे ज़िंदगी जो है फिर से कारोबारी ज़िंदगी शुरू होगी। हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेके आए, बहुत सारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हमारी जानिब से हैं। और शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं इसार राना ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अखबारात ने किस तरह देखा करंट अफेयर्स को, इंटरनेशनल अखबारात और पाकिस्तानी अखबारात ने, एक झलक उस पर डालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। रोजनामा जंग ने पंडोरा पेपर से मुतालिक सुर्खी लगाई है। पनामा से बड़े पंडोरा पेपर्स, 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां बेनकाब। रोजनामा एक्सप्रेस ने नए मालियाती स्कैंडल पर वजीर आजम इमरान खान के खैर मकदम को हाईलाइट किया। पंडोरा पेपर्स का खैर मकदम, जिस पाकिस्तानी का भी नाम शामिल है, इसके खिलाफ तहकीकात होंगी, वजीर आजम। इसी स्कैंडल को रोजनामा दुनिया ने भी अहमियत दी। सुर्खी के अल्फाज हैं, पंडोरा 700 पाकिस्तानियों की खुफिया दौलत बेनकाब, इस हकदार की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई। रोजनामा पाकिस्तान ने मालियाती स्कैंडल के बारे में अवामी स्टाइल अपनाया। पंडोरा बॉक्स खुल गया, 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई। और रोजनामा नवाए वक्त ने तहलका खेज इंकशाफात को नुमाया तौर पर शाया किया। पंडोरा लीक्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। हुकूमती अपोजिशन शख्सियात समेत 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां। अंग्रेजी अखबार में पंडोरा पेपर्स के इंकशाफात नुमाया तौर पर शाया हैं। डॉन अखबार की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, पंडोरा पेपर्स अनमास्क द एलीट एट होम एंड ऑफशोर। द नेशन की मेन स्टोरी पंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम के रद्द अमल पर है। पीएम खान वेलकम लीक्स वॉब्स एक्शन। द न्यूज की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, हिडन ऑफशोर ट्रेजर ऑफ रिच एंड पावरफुल रिवील्ड। डेली टाइम्स ने मालियाती स्कैंडल को कुछ इस तरह फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया, नाउ पंडोरा लीक्स। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन के अल्फाज हैं, 700 पाकिस्तानी हाइडिंग ऑफशोर एसेट्स। जी, ये थी आज की हेडलाइंस अखबारात की, और हमारा रनडाउन कैसा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कौमी दौलत लूटने वालों का पंडोरा बॉक्स खुल गया, वजीर आजम का तहकीकात का फैसला। शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई, कौन किस पर बर्तरी हासिल करेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंदों से अमन मुज़ाकरात का फैसला। खबर की खबर में आज रोजनामा जंग का इदारिया शामिल किया है, वजीर आजम का अहम इजहार ख्याल। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कॉलम टॉकिंग ऑफ टीटीपी कामरान यूसुफ साहब का कॉलम है। ट्विटर टॉप ट्रेंड है पंडोरा पेपर्स। और हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब भी चले गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप में से किस किस की ऑफशोर कंपनियां जरा पहले मुझे बता दें ताकि मैं उसका जिक्र ना करूं। काफी जर्नलिस्टों की हैं, काफी जर्नलिस्टों की हैं ऑफशोर कंपनी। बिल्कुल ना करो यार, बिल्कुल। और वो आपके ना अपना वो मालकान के अलावा कुछ रिपोर्टर्स भी हैं जो कि मालकान के बिहाफ में, मालकान उनके बिहाफ पे खुली हुई है। ये फ्रंटमैन, ये आपके दोस्त भी हैं इसमें, बहुत फ्रंटमैन जैसे होते हैं। और सलमान जैसे वो चाय के खोखे वाले के निकल आती हैं, वो इजी लोड वाले की निकल आती हैं, पीएन के निकल आती हैं। जब आपने पैसे पापड़ वाले का नाम आपने सुना होगा, जिसके जरिए मैं नाम नहीं लेता, फिर आपने मैं नाम ले लेता हूं। मुश्ताक चीनी वाला जो है उसका आपने देखा कि उसके नाम पर जाली टीटीज के जरिए किस तरह जो है पैसे कमाने के मुख्तलिफ ज़राए हैं ना। तो पैसे कमाने के जो दूसरे तरीके हैं, जैसे टैक्स को भी टैक्स छुपाने के लिए मेरे शफीक बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे अकाउंट में कोई ऐसा पा दे सवेरे मैंने पता चल जाए और मैं मुकर जाऊं, मैं को भाई मैंने नहीं देना। साहब एक सेकंड, इनका नाम हमजा शहबाज शरीफ तो नहीं है? अच्छा शफीक साहब, ये क्या है ICIJ क्या है ये है अपना इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अच्छा, ये यूएस बेस एक NGO है और ये जो भी इन्वेस्टिगेटिव बड़े स्कैम होते हैं उनको प्रोब करती है। पनामा भी उन्होंने किया था और बहुत से किए थे। इसके ना टोटल को 280 इसके रिपोर्टर्स हैं और 100 ममालिक में इसका नेटवर्क है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा भी ये तो इसके परमानेंट है ना रिपोर्टर्स, इसके अलावा भी जो फ्रीलांस जो करते हैं उनको भी हायर करते हैं। वो तादाद
सैकड़ों में हज़ारों में पहुंच जाती है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 1-2 दिन इसको इन्वेस्टिगेट किया, 1 करोड़ से ज़्यादा फाइल थी और ये पूरा उन्होंने 2 साल लगाए और पूरी दुनिया में उन्होंने भेजे। उनका एक ओथ होता है कि भाई जब तक ये रिपोर्ट तैयार नहीं होती वो रिपोर्ट लीक नहीं करेंगे। और इस पे बड़ा डीपली काम होता है, इन्वेस्टिगेटिव होती है, उसमें इंटरनेशनल अपना जो एजेंसियाँ वो इन्वॉल्व होती हैं, फिर जो कंसर्न मुल्क हैं उनसे बात करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात इनकी ये, अगर किसी का नाम आया ना फिर उससे बात करते हैं, भाई आपका ये नाम आया, इस पर आप क्या कहते हैं। अगर तो उनका मौक़िफ़ स्ट्रांग हो फिर तो उसको ले लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर ये पेपर है ना, ये आपके खिलाफ चीज़ आगे भाई ये आपका बैंक अकाउंट, इसमें ये पैसे हैं 25 करोड़ अब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, 25 अरब उसके चले गए अकाउंट में। वो माजर के साथ हमारा वो निज़ाम इंसाफ नहीं है कि जहाँ पे जी आप 25 अरब कोई डाल जो आप कहीं मुझे पता ही नहीं का। तो ये देखें वो बाकायदा होता है और पूरी गवर्नमेंट ये फिर इसमें देखें इन्होंने इनका मायार देखें, इन्होंने जो बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, फिर अपना एक्स आर्मी मैन है, आपका असले की डील, ये एक इंटरनेशनल चेन है और इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, जिसके भी खिलाफ जो है इंक्वायरी हुई है वो उन्होंने एजेंट दे दिए। आगे उन ममालिक का काम है कैसे करना है। आपको पता है पनामा पेपर में नवासी फारिग हुए थे, उसी में फारिग हुए थे ना। तो इसलिए ना ये एक कंसोर्शियम है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं और करते हैं, और इसमें अपना पूरा एक सिस्टम है उनका। बिल्कुल ठीक है। सलमान, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। खालिद साहब, ये ऑफशोर कंपनी क्या होती है? ज़रा मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपसे पूछूं, फिर मैं सलमान से मैंने कोई और बात करनी। ये ऑफशोर कंपनी क्या है? देखिए, ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं ये मुल्क से बाहर कायम की जाती हैं। ठीक। और आम तौर पर उन मकामात पर ये कायम की जाती हैं जहाँ पर टैक्स में छूट हो और जहाँ पर जो है सरमायाकारी के लिए सरमायाकार से, इन्वेस्टर से ज़राए जो हैं अब वो ना पूछे जाएं। और इन कंपनियों की जो सालाना ऑडिट है वो रिपोर्ट भी नहीं मांगी जाती। अच्छा। और जो सालाना रिटर्न जो होती है फाइल करनी होती है वो भी, उसकी भी पाबंदी इसमें नहीं होती। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये कंपनियां जो हैं ये लीगली कायम की जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी ने कोई ऑफशोर कंपनी बाहर कायम की है और वो उसको SCCP में रजिस्टर्ड नहीं करवाता, या फिर वो FBR में जो गोशवारे हैं, टैक्स के गोशवारे, अब वहाँ अगर वो उनकी जो है वो उसको जो है वो आगाह नहीं करते FBR को। और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर, अब वो होता है हमारे सियासतदानों के लिए कि अगर हमारे सियासतदान जो हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं, अब वो जो अपने इलेक्शन कमीशन को गोशवारे देते हैं, अगर अपने उन गोशवारों के अंदर अब वो उनको ज़ाहिर नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ जो है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए जो है वो ज़्यादा जो शोर पड़ता है वो सियासतदानों पर ही पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो इस वक्त ये जो पंडोरा पेपर्स सामने आए हैं, इससे भी अब इनमें भी कई जो शख्सियात हैं ऐसी हैं जिनके पनामा पेपर्स में भी नाम जो है अब वो आ चुके हैं, लेकिन दोबारा अब जो है जैसे चोरी मुनस अलाई का पहले भी नाम आया था, अमीर शकील रहमान का पहले भी नाम आया था, और अब्दुल अलीम खां का पहले भी नाम आया था, और कुछ ऐसे हैं जिनका जो इसलिए भी वाज़ेह हैं कि वहाँ उनके केसेस जो हैं ऑफशोर कंपनीज के हवाले से कुछ सियासतदानों के पहले ही इस वक्त नैब के अंदर या दीगर जो अदारे हैं वहाँ पर चल रहे हैं। सलमान साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब अली जिस पाकिस्तानी का भी नाम होगा उसके खिलाफ तहकीकात की जाएगी, और मैं ये समझता हूँ कि पनामा पेपर्स पे भी इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ था, उस पर खड़े रहे। अब ये सारी सूरत हाल में जो नाम आए हैं, इससे एक बार फिर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद तो हुई है। देखें, एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा ये है, कुछ जंगजू किस्म के जर्नलिस्ट और कुछ लिबरल और कुछ हुकूमत मुखालिफ अनासर पिछले 2 दिन से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इस पंडोरा बक्स से एक नया नाम निकलेगा जिसको वो वजीर आजम के साथ, इमरान खान के साथ जोड़ रहे थे। ठीक है। और कह रहे थे कि जिस तरह से पनामा में कुर्बानी का बकरा नवाज शरीफ साहब बने थे, इसी तरीके से वजीर आजम यहाँ बनेंगे। उनकी ऑफशोर कंपनियां भी शो की जा रही हैं। अच्छा। और बाकायदा एविडेंस दिया जा रहा था कि उनकी 2 ऑफशोर कंपनियां हैं, उनके घर का एड्रेस और ये वो फला।
अब कल जो रिपोर्ट आई है पंडोरा की, उसमें वो जो क्लीन चिट मिली है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका दिया है। हाँ, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहे थे ना कि हम प्राइम मिनिस्टर को उसकी लपेट में ले लेंगे, और उसमें कुछ PMLN के बड़े बड़े लीडरों के भी ट्वीट्स मौजूद हैं। एक तो ये हुआ कि उनको बहुत बड़ा धचका लगा कि इमरान खान को एक दफ़ा फिर जो है ना एक क्लीन चिट मिल गई है कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, एक बात। दूसरी बात आपने की है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, बिल्कुल, जो लोग भी इसमें शामिल हैं। और ये ज़रा ध्यान में रखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कहाँ पे की थी, अभी हालिया UN का जो सेशन था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अंदाज में बात की कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, जिस तरीके से लोग मुल्क का पैसा बाहर जाके रखा जाता है, सिक्योर किया जाता है, उसमें जब तक बड़ी ताकतें कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगी, कोई बड़ा लाहेमंद नहीं बनाएंगी, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं डेवलप करेंगी, उस वक्त तक मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस नहीं आ सकती। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है इसको वाकई इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से आपको पता है पनामा के अंदर जो 459 नाम थे उनको भी फर्दर सब लोगों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। अब ये मौका है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अपनी क्रेडिबिलिटी को भी इस्टेब्लिश करें, इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट करें, हुकूमत में शामिल जो लोग हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, जो दूसरे लोग हैं उनको भी शामिल करें, और वाकई इसकी तहकीकात, क्योंकि देखिए अभी ये सिर्फ इल्जाम है, बहुत से लोगों ने तरदीद की है। मिसाल के तौर पे अभी अलीम खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत सारे लोगों की तरदीद है। जितने लोग ये कह रहे हैं कि जी ये सही नहीं है तो उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो इसमें इन्वॉल्व है, ऑफशोर कंपनियां जो उन्होंने वहां पे डिक्लेयर नहीं की हुई, क्लियर हो जाए, तो फिर क्लियर होनी चाहिए और ये बकायदा उसके साथ तहकीकात होनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने भी वादे किया है कि वो डिक्लेयर कर चुके हैं, इस तरह कई और सियासतदान हैं वो भी कर चुके हैं। और दूसरा राणा साहब, मैं आपको अच्छा इसमें देखिए खालिद साहब ने कहा कि FBR में रजिस्टर्ड, अब ये ट्रिकी गेम होती है, ये मेरी कंपनी FBR में रजिस्टर्ड है। अरे भाई FBR रजिस्टर्ड, तो वो जो ऑफशोर कंपनी में पैसा गया उसकी मनी ट्रेल क्या है, वो पैसा कहाँ से आया, ये इस तरह ये मैं तो कहूँगा प्राइम मिनिस्टर से एक JIT बना दें। और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा चाहे कोई भी ले गया उसको वापस लेके आएंगे। और इसमें उन्होंने ये कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कि मेरे ही अपने लोग, मेरे अपने से बाहर है, उन्होंने कहा जिन्होंने भी लूटा है उनको हम कटहरे में लाएंगे। और ये देखें ये फिर इसमें एक मैंने कहा JIT बना दें, और ये कहना जी मेरा कंपनी फलान अगर रजिस्टर है, मेरी कंपनी फलान मैंने वो डिक्लेयर किया, असल ये है कि भाई जो आपका पैसा वहां लगा है उसके मनी ट्रेल क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने देखे, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मनी ट्रेल दी ना, कितनी पुरानी दी, निकाल के दी, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये फेल हो गए। जब तक आप मनी ट्रेल नहीं देंगे उस वक्त तक आप क्लियर नहीं है। राणा साहब आप देखेंगे कि जब भी इस हवाले से कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहां पर जो असल में जो पहले की तरह पनामा की तरह जो ज्यादा पंडोरा बॉक्स खुलेगा वो लंदन और बरतानिया में खुलेगा, क्योंकि बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनी के जरिए वहां प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। तो वहां पर ही ज्यादा हमारे जो सियासतदान हैं वो भी वहां पर ही अपनी प्रॉपर्टी जायदादें खरीदने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। सलमान साहब देखिए, जो ये यूरोपीय दुनिया है, ताकतवर ममालिक हैं, इनका दोहरा मेयार मुलाहिजा करें कि हम गरीब मुल्कों की तकरीबन 60 ट्रिलियन जो पैसे हैं, दौलत है, वो वहाँ पे मौजूद है। हमें ये FATF के अंदर हमारा गिरेबान पकड़ते हैं जी आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, खुद वो मनी लॉन्ड्रिंग अपने बैंकों में रख के और इस्तेमाल करते हैं। और एक से देखें कि अब उन्हें कहा जाता है, उन इलाकों को कहा जाता है कि ये ऑफशोर कंपनियों की जन्नत है। जन्नत किस लिए है कि ना वहां पे कोई पूछने वाला है कि ये हराम की दौलत जो तुम लेके आ रहे हो, ये जो लूट की दौलत तुम उठा के लेके आ रहे हो, इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गरीब भूखे मरते हैं, लोगों को खाने को नहीं मिलता। और जो माजी के हुक्मरान थे, माजी के ताकतवर तरीन तबके थे, उन्होंने क्या किया कि नोचा है अपने नाखूनों से और नोच के वो पैसे ले जाके वहां पे रख दिए। होना ये चाहिए, और होना ये चाहिए कि जैसे इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कहा, ओके भाई तुम जो ये बातें कर रहे हो तो क्यों नहीं तुम पाबंदी लगाते कि तुम ये पैसे नहीं जा सकेंगे। जो बड़ी ताकतें हैं ना, ये हमेशा से तजादात का शिकार रही। हाँ। यानी हमारे जैसे मुल्कों से लोग दौलत को लूटे और यहां से खाएं, यहां से वो पैसे जमा करें, और बाहर के ममालिक जो है वो उनको फैसिलिटेट करें कि लाइए यहां दौलत लेके आइए, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपके तमाम काम को लीगलाइज करते हैं। अब आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का बुनियादी मरकज जो है वो इस वक्त तो खुद लंदन बना हुआ है। तो लंदन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि दुनिया के जब तक हुक्मरान इसके बारे में कोई बड़ा फ्रेमवर्क तैयार नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब तक बड़ी ताकतें अपने तजादात खत्म नहीं करेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स जो है
मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ऑफशोर कंपनियों के बारे में, जो लूटी हुई दौलत है जिस तरह से वहां जाती है, उसके बारे में कोई लाहेमंद नहीं तरतीब देंगे। ये चोर बाजारी का खेल खत्म नहीं ऐसे चलता रहेगा होगा, और और इस बेवकूफ चोर बाजारी बनाते के खेल में बड़े बड़े ताकतवर ममालिक शामिल ठीक है। हैं और हमारे जैसे मुल्कों का वो उसको बदहाली पर ले जाते ठीक हैं। है ना। देखें, अब जो लंदन की आपने बात की, सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनियां वहां पे कायम है। अभी पिछले दिनों जो सलमान शहबाज के हवाले से फैसला आया और उसके बाद एक शोर मचा और ये हुआ और वो हुआ, मैं तो उस दिन के बाद ये सोचा था कि जो कायदे तहरीक हैं उनका एक शोर मचा था, उनके घर से तो पैसे बरामद हो गए थे, उनके घर से तो दौलत निकल आई थी और वो गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद वो वहां पे सेफ कस्टडी के अंदर, सेफ हाउस में बरतानिया की मौजूद हैं। ये अपने गिरेबान में नजर नहीं डालते कि हमारे यहाँ माजी के हुक्मरानों को ने क्या किया कि लोगों को पकड़ पकड़ के इनके हवाले किया। क्या अल्ताफ हुसैन हमें मतलूब नहीं है? क्या अल्ताफ हुसैन हमें पाकिस्तान को मतलूब नहीं है? लेकिन असल बात यह है कि हुक्मरानों ने माजी के क्या किया कि पाकिस्तान को इस सतह पे कमजोर कर दिया। जब हम IMF, वर्ल्ड बैंक के वो घुटनों टेक देंगे तो उसके बाद हमारे पास डिक्टेट करने की पोजीशन नहीं रहेगी। मेरे साथ ना फरूख हबीब साहब, मैं रात उन्होंने एक PTV के प्रोग्राम में बात की, उनका एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, फिर उस पर मैं बात करूंगा। फरूख हबीब साहब ने क्या कहा था, सुनिएगा जी। देखें, बात यह है कि जो शरीफ खानदान है, ये हर लीक्स के अंदर इनका नाम आ जाता है, चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे वो पेंडोरा लीक्स हो, चाहे वो वीडियो लीक हो, किसी न किसी जगह के ऊपर इनका नाम जो है वो आ जाता है। और आप देखें कि अब अली डार का भी नाम सामने आया और अब अली डार जो है वो नवाज शरीफ के दामाद भी हैं और इसहाक डार के साहबजादे हैं और इसहाक डार और नवाज शरीफ के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है और वो भी मुल्क से फरार हो गए, नवाज शरीफ भी मुल्क से फरार हो गए, सब बाहर बैठे हुए हैं। वहाँ इन्होंने ऑफशोर कंपनीज बना रखी हैं और किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो पैसा है उसको इन्होंने बाहर इन ऑफशोर कंपनीज के जरिए से छुपा के रखा हुआ है। और अभी जो है वो मरियम सफदर के जो साहबजादे जिन्होंने एक दिन भी कभी कोई कारोबार ही नहीं किया, उनके नाम के ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि 5 कंपनियां जो है उनके नाम के ऊपर भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर शरीफ खानदान का जो बार बार नाम आना, तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि शरीफ खानदान जो है वो पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट में, मनी लॉन्ड्रिंग में, जाली अकाउंट्स में, TTs में और मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाने के हवाले से जो है वो मुलव्वस है। और इसके खिलाफ जो है वो अब तहकीकात को हम उसके दायराकार को मजीद जो है वो वसी भी करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और शरीफ खानदान का नाम बार बार, भाई क्यों ना, पैसा है, अल्लाह ने उन्हें इतना पैसा दे दिया है कि वो तो किसी की कमेटी निकले तो पता चल सकता है कि उनकी ना निकली हो। अच्छा जी, एक बात ये कि कल हमजा साहब ने बाउलपुर थे, उन्होंने वहाँ खिताब किया एक कन्वेंशन से। पहले तो ये हुआ कि वहाँ पे कन्वेंशन में लड़ाई हो गई और 2 ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ पड़े। मेरा थीसिस ये है कि ये लड़ाई अचानक नहीं हुई, ये लड़ाई वहाँ पे दानिस्ता कराई गई, क्योंकि जब वो हमजा बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी शनाख्त के तौर पे बाहर निकल के मुस्लिम लीग नून की क़यादत का एक जेस्चर दिया कि वो भी क़यादत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मरियम साहिबा को ये किसी हाल में कबूल नहीं। और अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, अब तो ये क्लियर हो गई कि ये आपस में एक दूसरे की टांग इस सतह पे खींचने पे तैयार हो गए कि कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरह लड़ाई हुई, जिस तरह वहाँ पे मार पिटाई हुई, और मेरी इतलात ये भी हैं कि जलसे को नाकाम करने के लिए जो बहावलपुर से पहले शायद मुल्तान में हुआ, तो वहाँ तो सीटें भी पूरी नहीं हो सकी थी। ये कैसे मुमकिन है कि सीटें पूरी ना हुई हो? कुछ कुव्वतें मुस्लिम लीग नून की, मैं नाम लेता हूँ मरियम की क़यादत में, वो चाहती नहीं कि हमजा जो है वो एक इस्टेब्लिश हो नेशनल लीडर के तौर पे। तो शफीक साहब, तो मैं एक एक जुमला आपसे लेके, फिर मेरे साथ ना मौजूद हैं जलील शरकपुरी साहब, नाराज़ रहनुमा हैं, उनसे मैं ज़रा बात करूँगा। तो आप नहीं समझते कि ये सारी जो लड़ाई है, ये जो कल हुई, ये ऑलरेडी प्लान थी और उसमें बदनज़मी पैदा करनी थी? देखें, ये इससे पहले देखें हमजा शहबाज क्यों भेजा गया। पहले ये था कि ये दौरे करने थे शहबाज शरीफ साहब ने, तो पार्टी में जब ये हुआ डिस्कस, तो उन्होंने कहा, फिर उन्हें शहबाज शरीफ को मशवरा दिया गया कि आपका कद बड़ा है, बजाय कि आप जाएं आप हमजा को प्रमोट करें। ठीक, इसमें पार्टी में बहुत ले दे भी हुई कि एक बंदा हमारा भी जाएगा, उधर से भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन उस पर ये बात नहीं मानी गई। फिर हमजा गया, हमजा ने वहाँ जाके कुछ लोग शामिल भी हुए इनकी पार्टी में, और हमजा ने जो उनके जो अंदर उन्होंने कहा कि जब इंडोर मीटिंग हुई कि उनको अपनी टिकटों की ऑफर कर दी
अच्छा। यानी यकीन दहानी करा दी कि जो शामिल हो रहे हैं उनको वो टिकटें दे देंगे। इस पे यहाँ पे ज़ाहिर है हर पार्टी के अंदर मुखबर होते हैं। उन्होंने यहाँ फ़ोन किया अपना जाती उमरा कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो पुराने लोग थे, अगर हमें हटा के जो नए उनको टिकटें दे ये फिर ये सिलसिला किस तरफ निकलेगा। ये बात पहुँचाई गई फिर नवाज शरीफ को कि भाई ये तो नया काम शुरू हो गया है, ये लोग शामिल कर रहे हैं, उनको टिकटों की ऑफर कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ भी पार्टी के सदर हैं, इसलिए उन्होंने भी उसको अपना, जब उन्होंने उसको अपना ओके कर दिया कि ठीक है आप जो शामिल हो रहे हैं उनको करें, हम उनको। अब एक नई लड़ाई इसमें शुरू होगी। अब मुस्लिम लीग नून जो अपना ये मरियम ग्रुप है, ये भी कुछ लोग अपना आजकल परसों में को लोग शामिल कर रहे हैं 15 से 20। अच्छा, ये मैच पड़ गया, ये मैच पड़ गया। अब ये टिकटों में मैच पड़ गया है कि भाई अगर 15-20 वो लोग वो शामिल करेंगे तो ये भी टिकटें अनाउंस कर देंगे। तो एक नया वहाँ पे पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। एक पंडोरा बॉक्स आज हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ पे एक नया पंडोरा बॉक्स, ये अलग पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। उसमें शहबाज शरीफ की पूरी तायद है, अपना हमजा ग्रुप को है या जो भी कर रहे हैं उनको है। अगर मरियम नवाज ये करेंगे तो एक नई लड़ाई आपके सामने आ रही है। सलमान साहब, आपने 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि ये विरासत की लड़ाई है। वो जुमला आपका सोशल मीडिया पे भी बड़ा हिट हुआ। ये विरासत की लड़ाई तो अब आमने सामने आ गई, तो क्या अब ये अब समझा जाए कि किसी दिन भी ये हो सकता है कि हमजा साहब गुस्से में ये ऐलान कर दें कि जी मेरा अपना एक रास्ता है और मैं अब मरियम के साथ नहीं चलूंगा? देखिए, अभी शायद ऐसी बात तो ना आए, ठीक, लेकिन ये विरासत की लड़ाई जो है ये जारी रहेगी और दोनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, बुनियादी बात जो की है वो यही है कि मरियम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगी कि फ्यूचर पॉलिटिक्स में हमजा शहबाज जो है वो उनके मुकाबले में लीड करें या शहबाज शरीफ लीड करें। और ये वो वाज़ेह तौर पे कह चुकी है मरियम कि नवाज शरीफ लीडर है और नवाज शरीफ के बाद कोई लीडर है तो वो मैं हूं। अच्छा, यानी वो अपने चाचा को भी माइनस करती हैं, हमजा को भी माइनस करती हैं। यानी वो कहती हैं फैसला पार्टी के अंदर या खानदान के अंदर वो मेरा चलेगा। यानी उन्होंने जुमला कहा, वो जुमला सुने, उन्होंने कहा कि खानदान के अंदर भी और सियासी जमात के अंदर भी सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला चलेगा और नवाज शरीफ के बाद उनका फैसला चलेगा। हमजा ने उसको एंडोर्स नहीं किया, उनको कोई एंडोर्स नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो कहा शफीक अवान ने कि वो अलग चल पड़े ना, अब ये चलेंगे विरासत की लड़ाई में। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून बतौर जमात एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार हो रही है। वो क्या करे, वो इनकी माने या इनकी माने, किसकी माने? अच्छा, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मुस्लिम लीग का दाखिली इंतशार बढ़ रहा है। जो मैंने भी परसों भी अपने कॉलम में लिखा है कि मुस्लिम लीग ही ये कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ गया है कि 2023 के इलेक्शन में हमने जाना है और हम आगे एक कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जा रहे हैं और इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से नुकसान किसका पार्टी का हो रहा है और फायदा किसको हो रहा है? उन मुखालिफ कुव्वतों को जो PMLN के अगेंस्ट खड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि ये विरासत की लड़ाई में अब शिद्दत आएगी। आप देखिएगा कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के खिलाफ किए जाएंगे। साहब, ये सारी लड़ाई से फायदा जो है वो तो जाहिर मुखालफों को ही होगा और आप नहीं समझते कि डेंट तो पहले ही पड़ चुके थे, इस लड़ाई ने तो मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल नीचे गिरा दिया? देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह है वो शरीफ फैमिली के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है, उस वजह से जो है बेचैनी जो है पार्टी के अंदर पाई जाती है। इसमें यह है कि पिछले 30 साल से 35 साल से पार्टी के अंदर एक तस्वर था और शरीफ फैमिली के अंदर भी एक तस्वर था कि अगर नवाज शरीफ साहब सियासत में नहीं होंगे तो उनकी जगह पर शहबाज शरीफ साहब आएंगे। और इस तस्वर को जो है अब मरियम नवाज ने नेगेट कर दिया है और अब ये बातें होती हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, अगर वो नाअहल हो गए हैं तो फिर उनकी जगह पर मरियम नवाज होंगी। ये बात जो है ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और शहबाज फैमिली जो है ये किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो बहावलपुर में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, ये भी मरियम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ग्रुपों के दरमियान हुई है। और वहां पर 2 शख्सियात हैं नून लीग की, एक बलीगुर रहमान, बलीगुर रहमान जो है वो मरियम नवाज के करीब हैं, नवाज शरीफ के करीब हैं, और दूसरा इकबाल चन्नर जो है अब वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के करीब हैं, वो शहबाज शरीफ के वजीर जेल खाना जात भी रहे हैं। तो ये जिन लोगों को मार पड़ी है वो बलीगुर रहमान के कारकुन थे, उनके लोग थे। और उनको जो इकबाल चन्नर ग्रुप है जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के करीब जाने जाते हैं, उनके कारकुनों ने जो है बलीगुर रहमान के कारकुनों पर तशद्दुद किया। बिल्कुल ठीक है। जलील शेरपुरी साहब हमारे साथ हैं, मैंने जरा उनसे भी उनकी राय लें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो लड़ाई शड़ाई चल रही है सर, ये क्या हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप?
जी, मैं ये समझता हूँ ऐसा माहौल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा माहौल बन गया है। और हमजा साहब, मैंने जितना उन्हें करीब से देखा है, माशाल्लाह बड़ा एक्सीलेंट उनका स्टाइल है काम करने का। लेकिन मरियम साहबा थोड़ा जज्बाती अंदाज में चल रही हैं, और मरियम साहबा का जो अंदाज सियासत है वो मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि मरियम साहबा थोड़ी गलती कर रही हैं। और बहरहाल ये तो अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन अब इख्तलाफ राय तो बहरहाल मौजूद है, इसको को माने या ना माने, और दो धड़े भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो लेकिन यकसुई होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए, और इसमें ही मुस्लिम लीग की बेहतरी है, और इसी में पाकिस्तान का भला है। अच्छा सर, ये जो मरियम साहबा ने कहा कि कुछ लोग हमसे खौफजदा हैं, कुछ से हम खौफजदा हैं, तो ये सर कौन खौफजदा है एक दूसरे के साथ? जी, ये तो मरियम साहबा ही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन जाहिर है जो बंदे समझते हैं कि मरियम साहबा की सियासत मुल्क को नुकसान देगी, वो तो खौफजदा ही है। तो उनकी स्टाइल और मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त सियासत है, वो तो किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं है। तो इस तरह बेशुमार बंदे खौफजदा होंगे कि भाई जब एक रॉन्ग स्टाइल अख्तियार किया जा रहा है सियासत में, और फिर उनके पास एक अक्सरियत भी मौजूद है, तो यहाँ मुल्क का क्या बनेगा। अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया सर बहुत बात करने के। हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो कल सुना है कि पीपल्स पार्टी की कुछ विकटें भी गिरी हैं, तो मैं कहा ज़रा देखें कि कौन सी विकटें गिरी हैं, ज़रा उनसे भी पूछें क्या कौन सी गिरी हैं। अब हसन साहब, कौन सी विकटें गिर गई और बड़ा धचका है, आप तो पंजाब फतह करने निकले थे सर? मैं यही समझता हूँ जी कि मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग की सारी जिंदगी सियासत जो है मुनाफिकत की रही। हमारे साथ उन्होंने रिकन्सिलिएशन की, हमसे फायदे लिए। उन्होंने तीसरी दफा वजीर आजम साहब को वजीर आजम बनाने के लिए उन्होंने आइन में तरमीम करवानी थी, वो हमसे फायदा ले लिया। फिर रिकन्सिलिएशन के नाम पर हमारी हुकूमत 2008 से 13 तक फंड्स लेते रहे, अरबों रुपए के फंड्स हमजा साहब के भी हल्के में लगे, साद रफीक साहब के हल्के में भी लगे, दीगर हल्कों में भी लगे। लेकिन पंजाब के अंदर जब लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस होता था तो उनके एमपीए, एमएनए, शहबाज शरीफ। अच्छा नहीं, वो ठीक है सर, मैं तो सवाल आपसे ये कर रहा था कि कल हमजा साहब ने सुना है आपकी कोई विकटें गिरा दी, तो सवाल फिर वही मेरा अपनी जगह मौजूद है कि आपकी तो विकटें गिर रही हैं, पहले कोई एक दो ही विकेट थी आपके पास, वो भी गिरना शुरू हो जाएंगी, तो आप जो पंजाब फतह करने निकले थे बिलावल साहब, वो क्या बनेगा सर? सर कौन सी पिच विकेट उखड़ गई है पीपल्स पार्टी की? ये बलूचिस्तान के अंदर जो सारा कुछ हुआ वो पूरे मीडिया को नजर नहीं आ रहा। ये बलूचिस्तान के बाद जनूबी पंजाब के बाद कश्मीर के बाद जीबी, ये सारा पीपल्स पार्टी ने इम्प्रूव किया है। पीपल्स पार्टी ने लूज तो कुछ नहीं किया। और अगर कोई एक आधा बंदा चला भी जाए जो 2008 का गया हुआ है, तो उसको आज आपने ला के सामने खड़ा कर देना है कि ये फलां बंदा चला गया। ये लोग जाते आते रहते हैं जी, इनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन शुरू होगा, जब ये कैंपेन शुरू होगी, आप देखिएगा पीपल्स पार्टी में किस तरह लोग शामिल होते हैं। चलें जी, हम भी देखेंगे कि पीपल्स पार्टी में किस तरह लोग शामिल होते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। एक राणा साहब, ये असहाक बुच्चा नाम के एक साबिक एमपी थे पीपल्स पार्टी के, तो ये तो 2011 से पहले ही नून लीग, ये पहले ही नून लीग में शामिल थे, और पहले नहीं नून लीग में शामिल हो चुके थे पहले ही, अब दोबारा नून लीग में शामिल। वो मेरे ख्याल लगा के फिर गिराई है। हाँ, ये हुआ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। नरमी के जो फवायद हैं वो सख्ती में हरगिज हासिल नहीं हो सकते।
जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तुर्क मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो तीन बड़ी अहम बातें की। उसमें एक तो ये थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं और इसमें अफ़गानिस्तान के तालिबान ने बड़ी मदद की है और उनका ये कहना था कि मखसूस ग्रुपों के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है और साथ ये भी कि अगर वो हथियार फेंक देते हैं तो हम उन्हें कबूल कर लेंगे। और इस पर वज़ीर ख़ारजा भी बहुत पहले ये इस हवाले से बात कर चुके हैं। फिर उन्होंने अमेरिका के हवाले से कहा कि अमेरिका ये समझे कि हर बात के पीछे पाकिस्तान नहीं है। और फिर एक उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया जो बाइडन के लिए और उन्होंने कहा कि जो बाइडन पे तनकीद जो है बनती नहीं है। अब वही वो पोरस के हाथी काबुल में थे, किसी को तवक्को ही नहीं थी। CIA कह रही थी 3 महीने लगेंगे, वो 3 मिनट में गिर गए। इस पे बात करेंगे। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो आज का कालम है कामरान यूसुफ साहब का, वो भी TTP के हवाले से है और उन्होंने भी यही इस पर तफसीली बात की है कि TTP से मुज़ाकरात के फ़ायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब साबिक वज़ीर दिफा भी थे। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं क्योंकि इस पे उनका जो राय होगी वो बड़ी अथेंटिक होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो सर ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद मामला हल हो सकते हैं अगर आप TTP हथियार डाल दे तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने ये बात भी क्लियर की है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ धड़ों से बात हो रही है और जो सेंट्रल तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तमाम के तमाम उनसे बात नहीं हो रही। ये बात बड़ी क्लियर है, जिसका ये मतलब है कि इसके जो फायदे हैं मैं उन पर बाद में आता हूँ, लेकिन अगर कुछ लोग भी टूट जाएं तो साफ ज़ाहिर है कि वो पहले भी कमजोर है और कमजोर हो जाएंगे। कमजोरियां हैं क्या उनकी? पहली कमजोरी ये है कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो उनको प्रेशराइज कर रही है कि आप अब हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते पाकिस्तान में किसी किस्म की कार्रवाई के लिए, भले हमारे पहले के रवाबत और सारी चीजें हों, जिसकी वजह से एक उनकी कमजोरी की वजह है TTP की। दूसरी ये है कि ना उनके पीछे अभी रॉ है, ना उनके पीछे NDS है, जो कि पिछली हुकूमत ने इनको जगह भी दी हुई थी और NDS इनके लिए प्लानिंग भी करती थी रॉ के साथ मिलकर। और भी इंटेलिजेंस एजेंसी पीछे हो सकती है, उनका भी पीछे से हाथ उठ गया है। तो कम अज कम अफगानिस्तान से अभी उनकी जो सपोर्ट है, चाहे वो माली मामलत हो या प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो नहीं है। तो इस वक्त कमजोरी की हालत में है। और ये जो आपको नजर आता है कि कुछ 1-2 हफ्तों से एक स्पाइक आई है, काफी सारे वाकयात पेश आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तैयार करना चाहती है अपने लिए, ताकि नेगोशिएशन में उनको आसानी हो। शफीक साहब, अपनी हमारी सियासी जमातों की मुनाफकत की तरफ मैं आपको एक इशारा करना चाह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने बहुत पहले ये सिलसिला शुरू किया और आगाज़ भी हुआ, फिर कुछ बीच में पीपल्स पार्टी की समझ आती है कि उनका अगर इस पे हाँ मौक़िफ़ डिफरेंट है तो उनकी बात समझ आती है। आप नहीं समझते कि ये जो फैसला एक बरवक्त है, उनकी कमर टूट चुकी है, उन्हें स्पेस नहीं मिल रही अफगानिस्तान के अंदर? हर लड़ाई का, हर कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है वो नेगोशिएशन, वो टेबल है, ठीक, उस पर आप बात करते हैं। अगर दीवारें बर्लिन गिर सकती है, इतनी बड़ी डिवाइड थी, एक तरफ वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, अगर वो आपस में मिल सकते हैं, आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, तो जो हमारे अपने भाई हैं जो कि भूले भटके थे, किसी के कहने पे आगे वो चले गए थे। सारे हमारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिसमें अमेरिका भी था, फिर रशिया भी था, जो फिर उस तहरीक तालिबान हुई, फिर उसमें TTP निकली। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है। लेकिन जो है इसमें मैं पहले बात कर चुके हैं कि इसमें सिलेक्टिव करें, इसमें ब्लैंकेट किसी को MSC ना दें। जो उसमें मुलव्वस थे, जो जेलों में हैं, उन्हें बाकायदा उसको ट्रायल करें। लेकिन हर जो है अपना हर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है वो टेबल टॉक है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक और बहुत बड़ी बात कर दी कि जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उनसे भी मुज़ाकरात किए। यानी हमारा देखा, पता है बलूचिस्तान में एक अनरेस्ट है, उसमें हम हमारे अपना फोर्सेस में हमले करते रहते हैं, शहरों में हमले करते रहते हैं, तालिबान का भी यही है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये विजन जो है ये बहुत, मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल कर दिया है
कि उन्होंने जितने भी अपना हमारे नाराज लोग हैं उन्होंने उनको इकट्ठा करने को, उनसे बातचीत करने के, उन्होंने जो है अपना उसको नेशनल ऑर्बिट में लाने का, जो कौमी धारे में लाने को जो उन्होंने फैसला किया, ये बहुत इसके बहुत खुश हैं, नतीजे निकलेंगे और आप देखेंगे पाकिस्तान में एक बार फिर अमन होगा। और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने तो कहना आटा गूंदे हिल्दी क्यों हैं, बिल्कुल वो तो उन्होंने हुकूमत की मुखालफत करनी ही कर रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उन्हें इस पर काम करना चाहिए। सलमान साहब, क्या अफगान तालिबान इस पोजीशन में हैं कि वो एक मसालतकार का भी किरदार अदा कर सकें और टीटीपी को भी इस तरफ ला सकें कि बस अब अनफ इज़ अनफ? देखिए, अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी 40 ममालिक तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं फाइनली, तो पाकिस्तान भी इनसे मुज़ाकरात कर सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मुज़ाकरात किन बुनियादों पर हो रहे हैं? मुज़ाकरात इन बुनियादों पर हो रहे हैं कि वो रियासत की रेट को तस्लीम करें। ठीक है। मुज़ाकरात इस बुनियाद पे होंगे कि वो असला जो है फेंक दें, ठीक है, सरेंडर कर दें। इस मुज़ाकरात इस बुनियाद पे हो रहे हैं कि वो अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें। ठीक है। नंबर 4, वो इस बात की जमानत दें कि अब वो इन तमाम इस तरह की कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरा ख्याल है उनमें वो लोग जो बहुत ज्यादा हमें मतलूब नहीं है, तो एक स्पेस तो मिलनी चाहिए ना उनको, जो बात अभी शफीक ने की है उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है। अब मसला ये है, हमारे यहाँ बड़े तजादात हो जाते हैं। एक तरफ जब हम बात करते हैं ना कि जी इनसे मुज़ाकरात ही नहीं होने चाहिए, तो आप मुझे बताइए ना कि अमेरिका ने 20-22 साल की जंग के नतीजे में क्या हासिल किया? वही हासिल किया ना जो मुज़ाकरात की टेबल पे आया। और प्राइम मिनिस्टर तो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब मैं जंगों को मसले का हल ही नहीं समझता, मैं फाइनली पॉलिटिकल सेटलमेंट को समझता हूं इंपॉर्टेंस, मैं समझता हूं डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएट होना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया कि क्या अफगान तालिबान इसमें हमें कोई फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर सकते हैं, देखिए पाकिस्तान का मुतालबा क्या था? पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के लोग हैं, या तो वो हमें हमारे हवाले करें या इस बात की जमानत दें कि अफगान सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, इसकी जमानत अभी अफगान हुकूमत ने दी है, लेकिन अफगान हुकूमत का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो असर तो है ना उनके ऊपर, तरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। और अगर वो बीच में एक जिसे कहते हैं मॉनिटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई वजन तो होगा। अच्छा, इससे फौरी तौर पे कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए, अभी तो इब्तिदा हुई है, देखना होगा किन शराइत पे बात होती है, क्या चीज तय होती है, पाकिस्तान उनको क्या देता है, वो क्या हमें देते हैं, इनमें से कौन से ग्रुप हमारी बात मानते हैं और कौन से ग्रुप नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। जो हमारी इतलात हैं वो ये कि तालिबान के कुछ ग्रुप जो हैं वो इस बात पे राजी हो गए कि हाँ ठीक है हम कौमी धारे में आते हैं, अगर हमें उनकी जो कुछ रिजर्वेशंस हैं, जो उन्होंने मुतालबात हैं, उनको हमें भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें वापस लाना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके, तरक्की की तरफ बढ़ सके। कब तक हम एक बेवजह लड़ाई जो हमारी थी नहीं उसका खमियाजा भुगतते रहे? राणा साहब, कुछ तालिबान के कुछ ग्रुप जो हैं उनकी तरफ से गैर एलानिया सीज फायर की भी इतलात जो हैं वो आ रही हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारे कुछ सियासतदान और ख़ास तौर पर कुछ अपोजिशन जमातें मुखालफत कर रही हैं, जिनमें नून लीग सर फहरिस्त है, तो नून लीग के तो अपने दौरे हुकूमत में जब मियां नवाज शरीफ साहब 2014 में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात किसने किए? और पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में 4 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जिसके इरफान सदीकी साहब उस कमेटी के सरबराह थे, और मुज़ाकरात भी कई माह तक चलते रहे, लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहली दफ़ा मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे। अब वज़ीर आज़म तो बहुत पहले से तालिबान के साथ बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल चाहते थे, और जब 2014 के अंदर मुज़ाकरात शुरू हुए तालिबान के साथ, उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान का बतौर अपोजिशन रहनुमा जो है उनका भी एक दबाव था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और उसमें देखिए कि अगर इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इनके नतीजा खेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं कि हमारे जो टीटीपी के लोग हैं या बीएलए के लोग हैं वो तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके पास तो और कोई रास्ता नहीं, वो मजबूर हैं कि तालिबान की क़यादत की बात मानने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं। बिल्कुल तो तालिबान के दबाव पर, प्रेशर पर ये जो मुज़ाकरात इस वक्त टीटीपी के साथ चल रहे हैं या बीएलए के साथ चल रहे हैं,
इनके लगता है कि नताइज ज़रूर निकलेंगे और पाकिस्तान के मफाद में भी यही है कि यहाँ जो इतनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, 80,000 अफराद की हम कुर्बानी दे चुके हैं, तो ये सिलसिला जो है रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं सर, जंग इदारिया है, जंग का उन्वान है वज़ीर आज़म का अहम इज़हार ख्याल, और उस इदारिये में जो डिस्कस किया गया वो ये कि बड़ी मुतअद्दिल गुफ्तगू की तुर्क मीडिया के साथ वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने जो इशारा दिया बातचीत का वो भी एक अच्छी बात है। और जंग सियासी हल नहीं होता बिल्कुल, और सियासी रास्ता और बातचीत ही चलती है। अब इसके बाद माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून शुरू हो गया माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून शुरू हो गया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हुकूमत वज़ीर आज़म को जनाब अली एहतसाब के नाम पे किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, और जनाब अली से ख़त्म कर दें, और एहतसाबी जो अमल है इसमें हुकूमत की मुदाखलत होती है, इसे ख़त्म कर दें। बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई? शफीक साहब, ये जो सहाफ़ी होता है, जो इदारिया नवीस होता है, मैंने 2 दिन पहले भी इस पर गुफ्तगू की, फिर दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर बात करूँ, तो ये हम तय कर चुके होते हैं कि जितनी मर्जी हम बात कर लें, आखिर में जाके हमने जो हमारी पॉलिसी है उसके एजेंडे को ही टो करना है। असल में देखिए, पता है कि हम जियो और जंग के बारे में और दो कोई मुख्तलिफ मीडिया हाउस के बारे में बात कर चुके हैं। इतना ये अहम इशू था जिसपे जो इंटरव्यू दिया, और पूरी दुनिया में अपना प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। शुरू उन्होंने यहाँ से किया, पंजाबी की कहने जो हिसाब लुच तल था, अब उसमें लुच तल दिया उन्होंने मकामी पॉलिटिक्स का। भाई कितना बड़ा कैनवस पे आपका प्राइम मिनिस्टर ने आपका इशू जो हाईलाइट किया है, पूरी दुनिया उसको डिस्कस करी, पूरी दुनिया का मीडिया डिस्कस कर रहा है, लेकिन आपने बीच में अपना एजेंडा डालना होता है। इससे कहते हैं ना, जो कहते हैं ना फेक न्यूज़ या ट्विस्टेड जो है ट्विस्टेड जर्नलिज्म, ये ट्विस्ट करते हैं, अपना एजेंडा उसमें डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूं जल्दी से आपसे बात करूं क्योंकि मैंने उमर शरीफ साहब की तरफ जाना है। कमेंट है, जितनी संजीदगी से उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है, काश इस अदारिये के अंदर वो अपोजिशन जमातों को भी मशवरा देते कि भाई आपको भी ये करने चाहिए, क्योंकि आप भी जो है ना वो बात को आगे बढ़ाने की बजाय बात में टांगे अड़ाने की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी मुल्की मफाद में नहीं। वो असल में अदारिये के अंदर शुरू कहाँ से किया, तालिबान के साथ मुज़ाकरा से किया, और वो उसको ले गए अपने मुफादात और अपने एजेंडे की तरफ ले गए खास तौर पर। और हमेशा जंग और नैब के शकील रहमान साहब के खुद भी जो है वो मुफादात अपोजिशन के साथ जो नेक्सस है उससे जुड़े हुए हैं। वो भी जो है नैब के हवाले से जब भी उनके मुफादात पर कुछ ज़्यादा आती है तो वो हुकूमतों को की और उनके साथ अदारों को जो है वो भी टारगेट करते हैं और उनको भी हिट करते हैं। इसी तरह अब वो अपने मुफादात के लिए वो नैब को और इत्तेसाब के अमल को भी मुतनाज़ा बना। बिल्कुल ठीक है। उमर शरीफ साहब के मुतालिक मैं अगर ये कहूँ वो लेजेंड थे, वो बड़ी उनमें वैरायटी थी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। उमर शरीफ वो पहला कॉमेडी था फनकार जो बराह रास्त लोगों के घरों में किया। लोगों ने, पूरी फैमिली ने बैठ के उमर शरीफ को देखा, बूढ़ा घर पे है, बकरा किस्तों पे है। उमर शरीफ ने एक कल्चर बदल दिया पाकिस्तान का। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि उमर शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैनुल अक़वामी तौर पे इंडिया में जाके जिस तरह उमर शरीफ ने परफॉर्म किया और भारतीय फनकार हक्का बक्का उन्हें देखते थे, उनकी परफॉर्मेंस को हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था। आज वो हमें नहीं है। दुख की बात है, एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा कहे बांटे वो हमारी आंखों में आंसू दे के गया। उमर शरीफ साहब का एक छोटा सा शॉट आपको दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा है, वो ज़रूर देखिएगा। तुम्हें पता ही नहीं है, वहाँ मुँह छपा मस्जिद में वजू खाने में क्या लिखा है? लिखा है गुनाह करोगे इंशाल्लाह ऐसे हो जाओगे। अबे सब्जी की टोकरी में कौन ऊपर जाता है यार, मेरा दिमाग फट जाएगा यार। पूरी बात तो सुनता नहीं। उनने टोकरी फेंकी, में बैठा, उनने खींची, टोकरी टूटी, मैं सीढ़ियों से गया था। पूरी बात तो सुनो यार। जहेज की बातें जाने दो, जहेज की बातें जाने दो। जी क्या बात है उमर शरीफ साहब, आप एक अजीम फनकार थे और पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो आपके लिए दुआ गो हैं। आपने उनके दुख भरे चेहरों को, उनके कुमलाए चेहरों को मुस्कुराहटें दी। हम दिल से आपके लिए दुआ गो हैं। एक बड़ा नाम टीवी का और स्टेज का सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाह रहा था। सुहेल साहब, कोई सवाल नहीं करूँगा, आप क्या कहते हैं उमर शरीफ साहब के लिए?
अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब उमर शरीफ साहब का इस दुनिया से चले जाना मैं समझता हूँ कि बर्रे सगीर की सबसे कदावर शख्सियत की रुखसती है। ख़ास तौर पे फ़न के मैदान में, सकाफ़त के अखाड़े में और हमारे मज़ाक की खेती में ऐसा कोई दूसरा पौधा या कोई ऐसा दूसरा फनकार, कोई ऐसा पहलवान मुझे नज़र नहीं आता। वो रुस्तम मज़ा थे। मैं उनको देखते हुए मेरा तो शिमला नीचे गिर जाता है, जितनी ऊंचाई में वो खड़े थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी बेपनाह फेम हासिल किया, बेपनाह लोगों से मोहब्बत हासिल की और इंतहाई जज्बाती लोगों से रिस्पांस वसूल किया। और ये जो फेम है ये दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। बहुत बहुत बड़ा आदमी बहक जाता है, मगर उमर शरीफ एक ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में आया है या मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जो बेपनाह अरूज के बावजूद कभी भी नहीं बहका। कभी उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिमांड को या अपनी मर्जी को पाकिस्तान से आगे नहीं जाने दिया। हमेशा उनकी गुफ्तगू में, उनकी डीलिंग में, उनकी गैर मुल्की सतह पे जो मीटिंग्स हैं उसमें उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अपने से एक कदम आगे रखा। ऐसे लोग अब बिल्कुल हम में नहीं पाए जाते, बहुत कम रह गए हैं, बल्कि इक्का दुक्का हैं जिनमें ये शामिल थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि वो आपके भी फेवरेट थे। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम में यहाँ वाइंड अप कर दूं, मैं चाह रहा हूँ एक एक जुमला आप भी उनके लिए। राणा साहब ये आए थे, नईम हनीफ हमारे एक हैं बड़े बरखुरदार रिपोर्टर हैं उसके कल्चर के, तो वो प्रेस क्लब में लेके आए थे इनको एक फंक्शन में, और हमें 15-20 मिनट बैठे हुए थे प्रेसिडेंट के कमरे। तो इन्होंने जाके नीचे जो हमारी मिमिक्री की ना सबकी, हम हंस के भाई एक बंदे ने 10 मिनट बैठे और कैसे उसने हमें ऑब्जर्व कर लिया। ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, उनको सलूट है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि सब ने एक दिन जाना है, लेकिन वो जो कमा गए हैं अल्लाह उनके किरमत करे और दर्जात बुलंद करे। सलमान सर, एक बड़ा फनकार जिसने न सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान में बल्कि बरसगीर में मनवाया। आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोग, दिलीप कुमार जैसे बड़े लोग, वो उनकी उसके फ़न की सलाहियतों के बहुत बड़े मदा थे। तो जाना तो सब नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करे। और लेकिन एक बहुत बड़ा फनकार जो है वो पाकिस्तान से रुखसत हुआ है। बिल्कुल खालिद साहब जी, उमर शरीफ जो है वो कॉमेडी के बेताज बादशाह थे और सबको हंसाने वाले, अब सबको जो है वो रुला गए हैं। और उनका जो मतबादल है अब वो जो है वो आज यहाँ पर कभी भी शायद ना मिल सका। हम शायद कभी भी हमें उनका मुतबादिल ना मिल सके। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैंने उमर शरीफ साहब का एक इंटरव्यू देखा था और जब उनसे कहा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कब्र से बहुत डर लगता है। लेकिन उमर शरीफ साहब, आप अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं और अल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो उसकी मखलूक को खुश रखते हैं। आपने अल्लाह की मखलूक को खुश रखा और अल्लाह की मखलूक आपके लिए यहाँ से दुआ गो है कि अल्लाह आपको अपनी जवार रहमत में जगह दे और अल्लाह आपको जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।